नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में। और तीनों जगह के मुख्यमंत्रियों ने अपना कामकाज संभालने के बाद एक्टिविटीज़ शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक ही पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी गायब हो गए हैं सिनेरियो से। और ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर पुडुचेरी की सरकार का क्या हुआ। वहाँ पर कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, सरकार की सभी गतिविधियाँ शांत पड़ी हुई हैं और कोई खबर पुडुचेरी से नहीं आ रही है। इसे लेकर सबके मन में कौतूहल है, क्योंकि वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी है। बीजेपी और एनआर कांग्रेस, जो एन रंगास्वामी की पार्टी है, जो कांग्रेस से कभी अलग हुए थे और उन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली है, उनकी शपथ लिए हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। उन्होंने 7 मई को शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद फिर सरकार का क्या हुआ, अब 5 दिन से अधिक का समय हो गया है, कैबिनेट का गठन क्यों नहीं हो रहा है, इसे लेकर कोई खबर नहीं आ रही है। इसके अलावा कोविड के दौर से जूझ रहा है पुडुचेरी भी, वहाँ पर क्या हो रहा है इसकी गतिविधि कुछ नहीं आ रही है। लोगों ने ये चर्चाएं उड़ानी शुरू कर दी कि शायद बीजेपी और एनआर कांग्रेस के बीच में मतभेद हो गया है कैबिनेट के गठन को लेकर, क्योंकि पहले खबरें ये आ रही थी कि बीजेपी और एनआर कांग्रेस 50-50 रहेंगे, एक डिप्टी सीएम बनेगा जो बीजेपी के कोटे से आएगा, इस तरह की तमाम खबरें थी। लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं आई, एकदम सन्नाटा है। मैं बताता हूँ क्यों सन्नाटा है। दरअसल 7 मई को शपथ ग्रहण की एन रंगास्वामी ने और 9 मई को उन्हें कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया उनका, और उसके बाद से उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, होम आइसोलेशन में है। पहले उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया, लेकिन जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और वो फ़िलहाल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बीच कई तरह की खबरें वहाँ पर उड़ी हैं। उन खबरों की जानकारी की तह तक पहुँचने से पहले सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिरकार वहाँ की राजनीतिक स्थिति है क्या। पुडुचेरी में भी 5 राज्यों के साथ जो चुनाव हुए, पांचों के उसी में चुनाव हुआ। 2 मई को वहाँ के भी नतीजे आए, और जैसे कि पहले से वहाँ के बारे में प्रेडिक्शन की जा रही थी कि वहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। इससे पहले आपको याद होगा जब किरण बेदी का पंगा हुआ था कांग्रेस की एन स्वामी वाली सरकार के साथ, नारायण स्वामी वाली सरकार के साथ, तो नारायण स्वामी की सरकार चुनाव से कुछ दिन पहले ही गिर गई थी। और उसके बाद ये अटकलें थी, उनके कई विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया था, कुछ विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए थे, और ये अटकलें लगने लगी थी कि अब कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं आएगी, और उसी के अनुरूप वहाँ के नतीजे आए। यहाँ पर कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। 30 विधायक सीधे चुने जाते हैं जनता के द्वारा, और 3 विधायक यहाँ पर चुने जाने का प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है। वो तीनों के तीनों ही बीजेपी से चुने जाते हैं। पिछली बार भी चुने गए थे और इस बार भी चुन लिए गए हैं। इस बार जो 3 विधायक यहाँ से बीजेपी ने अपने नॉमिनेट किए हैं वो हैं के वेंकटेशन, वीपी रामलिंगम और आरबी अशोक बाबू। वेंकटेशन पहले डीएमके के एमएलए हुआ करते थे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के, जो स्टालिन वाली पार्टी है और जो तमिलनाडु में सत्ता में आई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी मिलते हुए हैं एक दूसरे से, और इसी वजह से यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो भी ऐसी है जैसी तमिलनाडु की। लेकिन तमिलनाडु में यूपीए की सरकार बनी है, कांग्रेस के समर्थन वाली, स्टालिन वाली, लेकिन यहाँ पर एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी के समर्थन वाली, एन रंगास्वामी वाली। तो जो वेंकटेशन हैं वो डीएमके के विधायक हैं, रह चुके हैं पहले, और जो रामलिंगम हैं जो दूसरे मनोनीत विधायक बनाए गए हैं वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। उनके भाई वीपी शिवा कोलांधु स्पीकर रह चुके हैं विधानसभा के पुडुचेरी के। तो इन दोनों ने ही, रामलिंगम और वेंकटेशन ने ही चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। तीसरे जो विधायक मनोनीत किए गए हैं आरबी अशोक बाबू, बीजेपी के नेता हैं पुराने और पेशे से वकील हैं। अभी हाल तक चुनाव तक होने तक वो पार्टी के एक जिला अध्यक्ष भी थे, और जब उन्हें विधायक चुन लिया गया, मनोनीत कर दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। माना यह जा रहा है कि इन तीनों में से भी किसी एक को मिल सकता है कैबिनेट में हिस्सा जो पुडुचेरी की बनने जा रही है। हो सकता है कि इनमें से किसी को डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। हालांकि एन रंगास्वामी का एक बयान मैंने कहीं पढ़ा था
उन्होंने ये कहा था कि डिप्टी सीएम को लेकर अभी पुडुचेरी में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि यहाँ पर डिप्टी सीएम हम बनाएंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी का खेमा ये बात मानकर चल रहा है कि वो बराबर की सत्ता का भागीदार इसमें है। क्यों है, मैं आपको बताता हूँ तकनीकी रूप से। देखिए, 30 विधायक जो जनता के द्वारा चुने गए, उनमें से 10 विधायक तो आए ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के, जिसके प्रमुख एन रंगास्वामी बन गए हैं चीफ मिनिस्टर। 10 इनके साथ बीजेपी सपोर्ट में थी, बीजेपी के 6 विधायक जीत कर आए हैं। इसके अलावा डीएमके जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, डीएमके के 6 आए हैं और कांग्रेस के केवल 2 आए हैं। और 6 विधायक यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इन 6 विधायकों में से कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो एन रंगास्वामी के ही पुराने साथी हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर उन्होंने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था एन रंगास्वामी ने कि समय पड़ने पर अगर बीजेपी मुझे परेशान करे तो मैं इनका समर्थन लेकर सरकार बना लूँ। लेकिन ये सरकार उनकी ये इच्छा बीजेपी ने पूरी नहीं होने दी। बीजेपी के जो अपने 6 विधायक हैं, उसके अलावा बीजेपी ने इन 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 का समर्थन पत्र अपने लिए ले लिया है। उन 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को ये लिखकर दे दिया है कि जिसको भी आप समर्थन देंगे, चाहे अनार स्वामी को दें चाहे किसी और को दें, हम आपके साथ हैं। यानी कि 3 अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के विधायक बन चुके हैं। तो इस तरीके से 10 विधायक तो हो गए हैं एनआर कांग्रेस के और 9 विधायक हो गए हैं बीजेपी के। 6 अपने विधायक जो जीत कर आए, 3 नॉमिनेटेड 9 और 3 निर्दलीयों का उन्होंने समर्थन ले लिया है। इस तरह से बीजेपी ने 15 विधायकों का समर्थन जुटा रखा है, जबकि यहाँ बहुमत के लिए 16 की ज़रूरत होती है। बाकी 3 इंडिपेंडेंट को भी मैनेज किया जा सकता है, कांग्रेस के दोनों विधायकों को भी अपनी पार्टी में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि 2 विधायक हैं, दल बदल कानून वाला मामला भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से बीजेपी ने अपना पूरा दबाव एन रंगास्वामी पर बनाया हुआ है। एन रंगास्वामी भले ही ये कह रहे हों कि हम यहाँ पर डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि शायद उन्हें दबाव में डिप्टी सीएम बनाना पड़े। लेकिन अभी वो क्वारंटाइन है, उनका इलाज चल रहा है। मुझे लग रहा है कम से कम 10-12 दिन तक तो यहाँ की सरकार के बारे में कोई स्थिति बनने वाली है नहीं। यहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पुडुचेरी के, वी स्वामीनाथन, उनका एक मैं बयान पढ़ रहा था। उनका ये कहना है कि हम सीएम के स्वस्थ होने का इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों पार्टियों के बीच में कोई विवाद नहीं है। 3 सदस्य नॉमिनेट किए जा रहे हैं और तीनों ही बीजेपी के हैं। ये केंद्र द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ की स्थिति है, पहले जो सुनने में आई थी वो ये भी थी कि यहाँ पर जो 6 या 7 मंत्रियों की कैबिनेट होती है यहाँ मैक्सिमम, उसमें 3 एनआर कांग्रेस के होंगे, जिसमें एक खुद एनआर स्वामी भी शामिल होंगे और 2 अन्य होंगे और 3 इसमें बीजेपी के मंत्री बनेंगे, अभी तक जो समीकरण था। लेकिन एक बयान मैंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी कृष्ण रेड्डी, उनका मैंने एक बयान पढ़ा है और उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर एक अपना डिप्टी सीएम भी बनवाएंगे। अब वो डिप्टी सीएम कैसे बनवाते हैं ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि एन रंगास्वामी तो इससे इनकार करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 3 निर्दलीय विधायकों को मैनेज किया है और अपने लिए समर्थन पत्र जुटा लिया है, उससे मुझे लगता है कि एन रंगास्वामी को अंततः बीजेपी का दबाव मानना पड़ेगा और यहाँ पर उनकी ताकत उतनी ही रहेगी जितनी एनआर कांग्रेस की है। एनआर कांग्रेस का अगर ये मान लिया जाए कि 10 उनके अपने विधायक हैं, 3 विधायक निर्दलीय जो बचते हैं वो भी अगर एन रंगास्वामी को समर्थन दे दें तो उनके 13 बनते हैं, जबकि बीजेपी के पास 6 और 3 9 और 3 12 विधायकों का समर्थन इस समय हो चुका है। ये सारी समीकरण बन रही हैं। शायद मैं पहले 15 कह गया था जो बीजेपी का समर्थन था, लेकिन 6 और 3 और 3 9 12 विधायकों का समर्थन है। हाँ, इन जो बाकी के 3 विधायक अगर वो अपनी तरफ मिलाते हैं निर्दलीय, तब बीजेपी 15 हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ का जो समीकरण है वो इतना नैरो बन चुका है, इतना नज़दीकी हो चुका है कि एन रंगास्वामी चाहकर भी बीजेपी को यहाँ पर नकार नहीं सकते। और ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है कि वो एक ऐसे स्टेट में जहाँ वो पहले 0 थी, वहाँ अब वो सत्ता पाने के नज़दीक पहुँच गई है। पिछली बार यहाँ बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं था, केवल 3 नॉमिनेटेड
एमएलए थे और उनका कोई विधायक नहीं था। एन रंगास्वामी के तो 7 विधायक थे, क्योंकि वो 2016 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके थे। वो पहले भी सीएम रह चुके हैं जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। 70 साल के हैं। अब देखते हैं स्वास्थ्य लाभ उन्हें कब तक हो पाता है। उसी के बाद पुडुचेरी की सरकार को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। अलबत्ता बीजेपी अपना पूरा दबाव यहाँ बनाने में फ़िलहाल तो सफल नज़र आ रही है। पुडुचेरी के राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं जब लाइव आता हूं तो आपको मेरे लाइव आने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप सुपर चैट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी। एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।